नमस्कार, डेन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। नदी में डूबता रहा युवक, लोगों ने बचाने के बजाय बनाते रहे मौत का वीडियो। बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद प्रशासन अलर्ट। मुजफ्फरपुर में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी, सैकड़ों लीटर शराब के साथ आधा दर्जन गिरफ्तार। और सिकंदरपुर मन इलाके में एक नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी। खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में युवक के बाढ़ के पानी में डूबकर मौत का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ साफ दिखता है कि डूब रहा युवक मौत से लगातार जद्दोजहद करता है, लेकिन अंततः जिंदगी की जंग हार ही जाता है। मृतक की पहचान माड़ीपुर निवासी 35 वर्षीय दीपक सहनी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक ठेला चालक दीपक सहनी शनिवार को बूढ़ी गंडक नदी में सीढ़ी घाट के पास नहाने गया था। नहाने के दौरान और तैरते हुए यहां काफी अंदर चला गया। नदी में पानी बहुत है, इस वजह से दीपक लौट नहीं पाया। नदी की तेज धार से बाहर निकलने के लिए लगातार हाथ व पांव मारता रह गया। तब तक वह पूरी तरीके से थक चुका था और पानी की तेज धारा के आगे उसकी एक नहीं चली। देखते देखते बूढ़ी गंडक के सैलाब ने दीपक को खुद में समेट लिया। दीपक के डूबने की इस घटना को आसपास के किसी युवक ने अपने छत से मोबाइल में कैद कर लिया। उसने हल्ला भी किया, लेकिन जब तक लोग पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी। रविवार को दीपक की तैरती हुई लाश एसएसपी कोठी के पीछे बूढ़ी गंडक में मिली तो कोहराम मच गया। मौके पर भीड़ जुट गई। दीपक के परिजन चीख चीख कर रोने लगे। मौके पर पहुंची सिकंदरपुर की पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ऑफिसर हरेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वो पानी में नहाते डूब गया है। हमने खोजबीन किए तो खोजबीन करने के बाद पता चला कि ये नहाने के लिए हमारे भगना लगते हैं, गए थे नहाने के लिए। इनका पैर फिसल गया और ये आगे पानी में बह गए। और वहाँ से देखने वाले लोग बताएं कि भाई बचाने का प्रयास किए हम लोग, ये बह गए पानी में। उसके बाद ये बॉडी यहाँ पर जाकर मिला। कौन थी ये? पहचान हो पाई? पहचान दीपक कुमार इनका नाम था। माड़ीपुर है, मलाह टोली। माड़ीपुर मलाह टोली में इनका अपना मकान है। क्या काम वगैरह? काम ये अपना ठेला चलाते थे और कबाड़ी का काम करते थे। घूम घूम के कबाड़ खरीदते थे। फूड कार्टून खरीदना बेचना इनका काम था। हाँ, कभी लेबर में भी काट लिए, टेम्पो चलाते थे। क्या परिचय हुआ? क्या परिचय आपका? क्या आपका नाम? मेरा नाम लाल। जानकारी मिला था कि एक आदमी कल शाम के स्नान करने आया था और डूब गया था पानी में स्नान करने के क्रम में, जिसका शव मिला हुआ है। उस सूचना पर जाके सत्यापन किए। उसका शव को मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करके सिपाही के निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है, जांच किया जा रहा है। क्या पहचान हुई मृतक की? दीपक नाम का कोई व्यक्ति है। कैसे डूबा था, कुछ पता चला? स्नान करने के क्रम में। वीडियो भी थोड़ा वायरल हो रहा है, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं। कार्रवाई क्या आगे की कार्रवाई? जांच कर रहे हैं, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिए हैं। शराबबंदी वाले बिहार में लगातार जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों बिहार के बेतिया में जहरीली शराब ने दर्जनों लोगों की जिंदगी छीन ली। इस घटना के बाद पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। मुजफ्फरपुर में भी कई जगहों पर मिलावटी शराब धड़ल्ले से बिक रही है। रविवार को बिहार मद निषेध आईजी के आदेश पर मुजफ्फरपुर शहरी इलाके के सिकंदरपुर कुंडल, लकड़ी ढाई और पुराने गुजरी रोड में मद निषेध की टीम और जिला पुलिस ने दबिश दी। छापेमारी की भनक लगते ही शराब माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया और लोग इधर उधर भागना शुरू कर दी।
उत्पाद अधीक्षक संजय राय और डीएसपी टाउन रामनरेश पासवान के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने सैकड़ों लीटर विदेशी शराब, चुलाई शराब, महुआ मीठा, नशीला टैबलेट और मिलावटी ताड़ी बरामद किया है। इस दौरान लगभग आधा दर्जन कारोबारी को मौके से गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस ने कई मिलावटी ताड़ी के भट्टे को भी ध्वस्त कर दिया। सिकंदरपुर कुंडल, लकड़ी ढाई, दादर और पुरानी गुदरी रोड में बड़े पैमाने पर मिलावटी शराब का कारोबार चल रहा है। लगातार पुलिस कार्रवाई के बाद भी इस इलाके के शराब कारोबारी बाज नहीं आ रहे। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि इन इलाकों पर पुलिस और उत्पाद विभाग की विशेष निगरानी की जा रही है। वहीं डीएसपी टाउन रामनरेश पासवान ने बताया कि शराब माफियाओं को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के बेतिया में जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत के बाद बिहार सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। आज हम मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर इलाके में मौजूद हैं, जहां उत्पाद विभाग और जिला पुलिस के संयुक्त छापेमारी में कई बोतलें शराब के साथ चुलाई शराब और मिलावटी शराब को बरामद किए गए। उत्पाद अधीक्षक हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। बेतिया में 12 लोगों की मौत जहरीली शराब से, किस तरह का कार्रवाई? विभाग हमेशा अलर्ट है और संयुक्त रूप से पुलिस और उत्पाद विभाग दोनों हर जगह, हर एक जो भी संदिग्ध स्थल है उस जगह छापेमारी की जा रही है, उस जगह गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जा रही है। आज क्या कार्रवाई है? आज हर जगह जो सिकंदरपुर एरिया का जो भी संदिग्ध जगह है उस जगह छापेमारी की जा रही है। उसमें अच्छी शराब की बरामदगी भी है, गिरफ्तारी भी है। सबसे आवश्यक पूछताछ करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार जो मुजफ्फरपुर का शहरी इलाका है उसमें मिलावटी शराब मिलती है, उसको लेकर समय समय पर कार्रवाई भी होती है हमेशा, लेकिन बाज नहीं आते हैं कारोबार। हमेशा गिरफ्तारी भी होती है। इस एरिया में सिकंदरपुर और इसमें एरिया में हमेशा गिरफ्तारी भी होती है और न्यायिक प्रक्रिया तो सबको जेल भी भेजा जाता है। वो लोग बेल करा के आते हैं, फिर इसी धंधे में लग जाते हैं, लेकिन फिर उसके बहुत दिनों तक नहीं टिक पाते हैं। उनको हर तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। वैसे लोगों पर जेल से निकले लोगों पर नजर भी लगातार रहती ही है, हम लोग कार्रवाई करते हैं। उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, जिला पुलिस की तमाम वाला अधिकारी मौजूद है और तमाम रेड जारी हैं। कई बोतलें शराब बरामद की गई हैं। जो टैबलेट्स होते हैं जो ताड़ी में मिलाकर जो दिए जाते हैं नशा के लिए, वो बरामद की गई है। लगभग आधा दर्जन लोगों को डिटेन किया गया है। खुद डीएसपी रामनरेश पासवान इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ सर कार्रवाई है? देखिए, शराब के जो कारोबारी हैं उनके विरुद्ध जिला पुलिस और उत्पाद की टीम मिलकर करके छापामारी कर रहे हैं। हम लोग छापामारी के दौरान सैकड़ों लीटर देसी शराब बनाने वाले उपकरण, नशादर, गुड़ इत्यादि बरामद हुए हैं। साथ ही कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और ये हम लोग के जो कार्रवाई है हमेशा से चलती रही है और आगे भी चलती रहेगी, ताकि शराब के कारोबारियों पर अंकुश लगाया जा सके और लोगों के जान जीवन की क्षति ना पहुंचे। जी, डीएसपी रामनरेश पासवान को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि गिरफ्तारी हुई, लेकिन बड़ा सवाल है कि गिरफ्तारी के बाद, जेल जाने के बाद भी जो शराब कारोबारी जो निकलते हैं वो फिर से शराब का कारोबार शुरू कर देते हैं। इसी क्रम में आज पुलिस ने फिर कार्रवाई की है। इनका दावा है कि आगे भी ये कार्रवाई की जाएगी। आगे कोई भी जहरीली शराब से मुजफ्फरपुर में मौत नहीं होगी। इसका पूरी तरह से देख रेख की जा रही है। पूरी तरह से देखा जा रहा है कि जहरीली शराब कहीं बंद तो नहीं रही है। पुलिस का कहना है कि लगातार समय समय पर कार्रवाई की जाएगी और आज भी कई लोगों को डिटेन कर जेल भेजा गया है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। सिकंदरपुर मन, जिसे अब सिकंदरपुर झील का नाम दे दिया गया है। रविवार की दोपहर एक नवजात शिशु का शव मिलने से सिकंदरपुर इलाके में सनसनी फैल गई। धोबी घाट पर कपड़े धो रहे लोगों ने जलकुंभी के बीच में फंसे हुए नवजात शिशु के शव को देखा। उसके बाद नवजात शिशु के शव को देखने वालों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि घाट के उस तरफ जुड़न छपरा चिकित्सा मंडी से बराबर भ्रूण या नवजात शिशु का शव सिकंदरपुर मन में फेंक दिया जाता है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। यहाँ पे सर ऐसा है, जो बराबर हॉस्पिटल का बच्चा फेंका हुआ पाया जाता है और हम लोग को यहाँ पे रहने में बहुत परेशानी होती है, समझे। यहाँ पे हम लोग शाम के समय लाइट कट जाता है तो यहाँ पे बैठ के खाना पीना करते हैं हम लोग। हाँ, आज क्या हुआ? आज सुबह से देख रहे हैं यहाँ पे बच्चा एक उधर से दहला के आया है यहाँ पे धोबी घाट में, समझे। कितना बड़ा बच्चा होगा? 1 साल का लमसम बच्चा है।
1 साल का बच्चा है, समझे। यहाँ बराबर देखिए सब बच्चा भयभीत है एकदम। यहाँ का बच्चा, ये सिकंदरपुर धोबी घाट हुआ। देखिए पीछे आप देख रहे हैं पूरे मुजफ्फरपुर बीच शहर में जो चिकित्सा मंडी है, तो हमेशा 1 दिन 2 दिन बीच करके लगातार यहाँ भ्रूण हत्या चाहे नवजात शिशु की लाश मिलती रहती है। और इस पूरे तालाब जो पोखर आप देख रहे हैं, जो भी कहे नदी कहिए तालाब कहिए पोखर, कपड़े धुलने का काम होता है, यहाँ मछली पालन का काम होता है। और पूरा शहर इस यहीं का मछली लगभग खाता है। हम लोग यहीं के धुले हुए कपड़े को पहनते हैं और पूरा घनी आबादी वाला क्षेत्र है। आज जो अभी दिन में ही यहाँ एक नवजात बच्चे की लाश मिली है। और बताइए इसमें पूरी तरह से जो जुड़न छपरा मंडी है चिकित्सा की, जो पूरे मुजफ्फरपुर शहर की चिकित्सा के में हृदय मानी जाती है, और इस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। पूरा कचरा फेंका जाता है और जितना भी चिकित्सा से संबंधित खराब सामान होता है उसे इसी में प्रवाह उसमें बहा दिया जाता है। ना इसे देखने वाली कोई व्यवस्था नहीं है, ना सरकार के तरफ से, ना शहर के अस्पताल के तरफ से। और ये किसी न किसी तरह हम लोगों के जीवन के साथ खेला जा रहा है। बूढ़ी गंडक में आई बाढ़ से नदी के निचले हिस्सों में आधा दर्जन पंचायतों के दर्जनों गांवों के लोग बेघर हो गए हैं। बेघर हुए लोगों का सहारा NH57 बना हुआ है। इन बाढ़ विस्थापितों के लिए जिला प्रशासन की ओर से कई सामुदायिक किचन के द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि कोरोना के डर के कारण कम्युनिटी किचन तक लोग नहीं जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों की मांग पर घर तक खाना प्रशासन द्वारा पहुंचाया जा रहा है। अब ये मौजूद है कांटी प्रखंड के मिठन सराय में। बाढ़ का जो प्रकोप है वो पूरी तरीके से यहाँ पे फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरा जो गांव है 40,000 की आबादी, ये स्थिति है। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जलकैदी बन के रह गए हैं गाँव के लोग। आने जाने का जो मुख्य जरिया है वो एकमात्र नाव है। देख सकते किस प्रकार लोग आ जा रहे हैं। हमारे साथ जो नाव चलाने वाले मौजूद हैं उन्हीं से जानते हैं क्या स्थिति है गांव की। सर गांव का स्थिति बहुत बुरा स्थिति है। हम लोग डूबे हुए हैं। यहाँ घर भी डूब गया है। खाना बनाने के कोई उपाय नहीं है। यहाँ 4 लाइन पर खाना बन रहा है भाला बुरा, वही खा करके रहते हैं। दूसरा कोई आधार नहीं है। 3 किलोमीटर से आ करके हम लोग नैया चला रहे हैं। यहाँ पर खाने का फुर्सत नहीं। ये जो नाव अभी चल रहा है ये मुख्य सड़क है। मुख्य सड़क पर चल रहा है। कितना फीट पानी होगा अभी इस पर? यहाँ पानी लगभग होगा 30 फीट के लगभग रोड पर। तो जैसा आपने सुना कि सड़क पर 30 फीट पानी है। स्थिति यही है। आप देख सकते हैं कि जो घर हैं वो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। आने जाने का एकमात्र जरिया नाव है। नाव पे कुछ लोग भी जा रहे हैं, छोटी बड़ी मिलाकर। यहाँ पे कुल कितने नाव दिए गए हैं? 23 नाव यहाँ पे चल रहे हैं और लगभग 40,000 की आबादी यहाँ बाढ़ से प्रभावित है। बूढ़ी गंडक अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। तो डेन न्यूज के लिए मैं संदीप मिठन सराय से। रविवार को बिहार के तमाम जिलों में विपक्ष द्वारा पेट्रोल, डीजल सहित अन्य बढ़ती कीमतों को लेकर राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। इसी कड़ी में गायघाट प्रखंड मुख्यालय से NH57 तक राजद विधायक निरंजन राय के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता और नेताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की, साथ ही सरकार का पुतला फूंका। विधायक निरंजन राय ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर राजद और महागठबंधन के कार्यकर्ता किसान मजदूर के साथ है। साथ ही कहा कि नीतीश मोदी सरकार के विरोध में आज जगह जगह पुतला जलाकर और बैलगाड़ी, साइकिल से घूमकर जनता को बताने का काम कर रही है। इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। आज डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के बढ़ते हुए मूल्य वृद्धि के खिलाफ गायघाट प्रखंड मुख्यालय पर आज हम सभी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के कार्यकर्ता किसान मजदूर के साथ हैं। और ये नीतीश मोदी जो गरीब किसान विरोधी सरकार है उसके खिलाफ उसका पुतला दहन करके और गरीबों किसानों पर जो किए जा रहे जुल्म और महंगाई के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। और हम लोग के आदरणीय नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और गरीबों के जन जन के नेता बेजुबानों के जुबान
और गरीबों के मसीहा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर आज पूरे बिहार के हर एक प्रखंड में, हर एक गांव में आम आवाम जो है वो इस महंगाई के विरोध में, इस नीतीश मोदी के सरकार के विरोध में, गरीब विरोधी सरकार के विरोध में आज महंगाई का विरोध कर रही है। और जगह जगह पर पुतला जला करके और बैलगाड़ी साइकिल से घूम करके जनता को ये बताने का काम हम लोग कर रहे हैं। रविवार को नीम चौक स्थित वरिष्ठ भाजपा नेता मथुरा प्रसाद के आवास पर भाजपा रामदयालु नगर मंडल कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पिछले 3 महीनों के कार्यों की समीक्षा एवं आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि संगठन को चलाने के लिए कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज कार्यकर्ताओं की बदौलत भाजपा बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कार्यक्रम का संचालन रंजन ओझा और धन्यवाद ज्ञापन भाजपा नेता राकेश पटेल ने किया। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष आनंद कुमार सिंह के द्वारा किया गया। मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, मनोज सिंह, सुनील पाठक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आज मंडल कार्य समिति की तीसरी बैठक थी, जिसमें हमारे कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय सांसद श्री अजय निषाद जी के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि इसमें हमारे जिले के पूर्व विधायक श्री सुरेश कुमार शर्मा जी रहे और जिला के यशस्वी जिला अध्यक्ष रंजन कुमार जी ने जिले से आकर के हम लोगों का मान बढ़ाया और जिला के महामंत्री श्री मनोज कुमार जी जिला का वृत्त लिए। मंडल के तमाम पदाधिकारी इसमें शामिल हुए और पिछले कार्य समिति से इस कार्य समिति के बीच में कार्यक्रम का ब्यौरा हम लोगों ने प्रस्तुत किया, जिसमें केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रशिक्षण शिविर चलाया गया था, जिसका प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देकर जिलाध्यक्ष जी ने सभी को प्रमाण पत्र वितरित किया सभी लोगों के बीच में। और मंडल कार्य समिति में आगे के सितंबर तक के कार्यक्रम का ब्यौरा जिलाध्यक्ष जी ने हम लोगों के बीच में दिया है कि किस तरह से संगठन को मजबूत करके आगामी कार्यक्रमों को हम लोगों को करना है। लॉकडाउन के चलते ब्लड की हो रही कमी को दूर करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन रक्तदान के लिए आगे आए। इन संगठनों ने रविवार को सदर अस्पताल ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर का आयोजन छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभागार में किया गया। शिविर में 100 यूनिट से अधिक रक्त एकत्रित हुआ। रक्तदान शिविर में इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर, निर्मल अनुपम फाउंडेशन, रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर, HDFC बैंक सहित कई संगठनों के सदस्यों ने रक्तदान किया। ये प्रत्येक वर्ष हम लोग 18 जुलाई को रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं। इस बार भी आयोजित कर रहे हैं हम लोग रक्तदान शिविर जो है। अभी तक जो समय अभी तक 32 लोग रक्तदान कर चुके हैं जो है, और उम्मीद है कि आज 50 से 60 लोग इस शिविर में रक्तदान करेंगे जो है। ये क्योंकि कोरोना काल है इसलिए बहुत सारे लोग जो वैक्सीन ले चुके हैं तो उनका कुछ सीमा है कि 14 दिन के बाद ही रक्तदान कर सकते हैं, तो वैसे लोग आज रक्तदान नहीं कर रहे हैं। और जो लोग कोरोना से उबर चुके हैं या जो स्वस्थ लोग हैं, तो कोई भी 18 साल से 60 साल का स्वस्थ व्यक्ति जो है आज के रक्तदान शिविर में आकर रक्तदान कर सकते हैं जो है। अभी तक 100 लोगों ने दे दिया है और अभी लोग अभी आ रहे हैं और सबको देंगे। और हम लोग का ज्वाइंट प्रोजेक्ट हुआ है रोटरी क्लब, इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर और हमारी IPP रूपा सिन्हा जी हैं, मेंबर पूनम रानी जी हैं। और आज मुजफ्फरपुर रोटरी क्लब के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और ये छाता चौक पर चित्रगुप्त एसोसिएशन में हो रहा है। भारी संख्या में लोगों का भीड़ है यहाँ पर। अभी तक 30-35 लोगों का रक्तदान हो चुका है और शाम 4 बजे तक ये रक्तदान चलेगा। 11 बजे से 4 बजे का टाइमिंग हम लोगों ने रखा है। ये आज रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के द्वारा एक अच्छा प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं। मैं सुधीर कुमार सिन्हा, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर, ये और हमारा शाम तक का टारगेट लगभग 100 से 150 लोगों का रक्तदान का लक्ष्य पूरा करने का है। रविवार को सदातपुर स्थित भारतीय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के वंदना सभागार में विद्या भारती बिहार के तत्वावधान में 4 दिवसीय क्षेत्र के
पूर्णकालिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण योजना वर्ग एवं क्षेत्रीय कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। यह कार्यक्रम आज यानी 18 जुलाई से 21 जुलाई तक चलेगा। कार्यक्रम में उपस्थित गण्यमान्य लोगों ने संस्कार के साथ शिक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा किया। मौके पर विद्या भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री JM काशीपति, प्रदेश संगठन मंत्री ख्यालीराम, क्षेत्रीय सचिव मुकेश नंदन, क्षेत्रीय मंत्री राम अवतार नरसरिया, प्रदेश सचिव नकुल कुमार शर्मा, सहायक महाप्रबंधक इंडियन बैंक अरुणाभ राय सहित विद्या भारती बिहार से जुड़े दर्जनों लोग मौजूद रहे। कोरोना काल में जो विपरीत परिस्थितियां रही है, इन विपरीत परिस्थितियों में यदि देश के अंदर सबसे अधिक नुकसान हुआ है तो वह शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का भविष्य निर्माण करने में जो अहम भूमिका शिक्षक अदा करते थे वो प्रभावित हुआ है। बावजूद इसके जो इस धरती पर श्रेष्ठ होने के कारण मानव जो समाज है, जो शिक्षक है, वो अपना स्वभाव जो है वो नहीं छोड़ा है। यानी मनुष्य का स्वभाव होता है विपरीत परिस्थितियों में भी निर्माण का कार्य करना। ये महत्वपूर्ण कार्य विद्या भारती के हमारे कार्यकर्ता, आचार्य बंधु भगिनी, प्रधानाचार्य और प्रबंधन समिति के लोग मिल करके इस काम को पूरा किया है। और इसी दृष्टि से देश के अंदर जो 11 क्षेत्र बांटे गए हैं उसमें उत्तर पूर्व क्षेत्र यह जो शासकीय झारखंड और बिहार प्रांत है, इस प्रांत के सारे जो विद्या भारती के निरीक्षक और पदाधिकारी गण हैं, साथ में क्षेत्रीय जो समिति है, उन सब लोगों के लिए 4 दिवसीय कार्यशाला इस सदातपुर प्रशिक्षण महाविद्यालय में आयोजित है, जिसको उद्घाटन सत्र में आप सभी लोग आए हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। इनमें कार्यक्रमों में कई प्रकार के विषयों पर विचार होने वाला है। सर्वप्रथम तो हम लोग अभी जो वर्तमान स्थिति से ऊपर आर्थिक जो स्थिति है इससे हम निपटे कैसे, ये हमारे लिए चुनौती है, इस पर विचार करने वाले हैं। साथ में हम विचार करने वाले हैं 2024 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से यह विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है और यह भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़े गैर सरकारी शिक्षण संस्थान बन गए हैं। तो इसमें 25,000 से ऊपर जो विद्यालय चल रहे हैं, इन विद्यालयों में कार्य करने वाले जो लोग हैं वो कोई प्रभावित नहीं हो, उसके लिए हम लोग कैसे आर्थिक दृष्टि ठीक हो, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ीकरण हो, इस पर हम लोग का फोकस होगा। विषय ये भी होगा कि 2025 जो संघ के स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उस समय तक हमारा कार्य जो है कैसे प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर सशक्त हो, ये हम सब लोग का प्रयास होगा। और इसी प्रयास के बदौलत हम सब लोगों को शिक्षा जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति आई है, वो जो हमको धरातल पर उतारने के लिए जो आवश्यक बिंदु है, जो शिक्षा का स्ट्रक्चर बदल करके 10+2 से हो गया है 5+3+3+4, इसको हम लोग धरातल पर लागू करने के लिए क्या आवश्यक कदम हो सकता है, इसकी हम लोग योजना करने वाले हैं। स्वतंत्रता संग्राम में देश की आजादी के लिए बंगाल से मुजफ्फरपुर आकर प्रथम बम विस्फोट करने वाले अमर शहीद खुदीराम बोस को फांसी स्थल को जेल से अलग कर आम जनता के लिए दर्शनीय स्थल बनाए जाने की मांग को लेकर नागरिक मोर्चा ने खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर 1 दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन किया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि वर्षों से राज्य सरकार खुदीराम बोस की उपेक्षा कर रहा है। बिहार सरकार में सभी कार्य जातीय समीकरण के आधार पर किया जाता है। खुदीराम बोस के जाति का वोट बैंक या नहीं रहने के कारण राजनेता उनकी उपेक्षा करते हैं। जी, स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में मातृभूमि की आज़ादी के लिए बंगाल से मुजफ्फरपुर आकर ब्रिटिश हुकूमत पर देश की आज़ादी के लिए प्रथम बम विस्फोट करने वाले महान देशभक्त अमर शहीद खुदीराम बोस के फांसी स्थल को जेल से अलग कर आम जनता के लिए दार्शनिक स्थल बनाए जाने के मांग के समर्थन में आज नागरिक मोर्चा, शहीद खुदीराम बोस स्मारक समिति, शहीद स्मारक पर सत्याग्रह का आयोजन कर जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार से हम लोग यह मांग करते हैं कि इस महान विभूति के नाम पर जो जेल का नामकरण किया गया, लेकिन वर्षों से यह मांग नागरिक मोर्चा
प्रशासन और राज्य सरकार के सामने रखती आई है कि फांसी स्थल को जेल से अलग किया जाए। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी एक शहीद का फांसी स्थल जेल के 4 दीवारी में कैद है, जो बहुत ही अशोभनीय और शर्मनाक है। उनके शहादत दिवस पर शहरवासी, आम जनता श्रद्धांजलि अर्पित करने से वंचित रह जाती है। चंद अधिकारी और गिने चुने लोग इस शहादत दिवस पर जेल के अंदर जाकर उनके फांसी स्थल पर उनको नमन करते हैं। रविवार को पकीसराय चमड़ा गोदाम गली में जेडीयू युवा महानगर की ओर से कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 270 महिला और पुरुषों ने कोरोना का टीका लिया। मौके पर जेडीयू युवा महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं। जी, आज पक्कीसराय रोड चमड़ा गोदाम गली छोटी हवेली पर कोविड वैक्सीन का प्रथम डोज, सेकेंड डोज 45 प्लस और 18 प्लस वाले लोगों को लग रहा है। इसका मैं तहे दिल से केयर इंडिया की टीम को, जो यहाँ हमारी महिलाएं, माँ बहन बैठी हैं, उनको मैं धन्यवाद देने का काम करता हूँ। और यहाँ की आवाम में बहुत ही हर्ष के साथ में इन लोगों ने कोविड वैक्सीन लेने का काम किया है। 300 प्लस डोज हमारे पास में अवेलेबल है। अभी तक में 150 प्लस आदमी को लग चुका है। इन वेटिंग लमसम 200 पेपर है। तो फिर नेक्स्ट टाइम और भी जो इन लोगों का 300 के बाद जो डोज ख़त्म हो जाएगा, फिर ये लोग नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आके और वैक्सीनेशन देने का काम करेंगे। मैं खासकर तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, कि उन्होंने घर घर पे, मोहल्ले में, नाव पर कोविड वैक्सीन दिलाने का काम किया है। जो हमारे मुंबई ऐसे और दिल्ली ऐसे लोगों में जहाँ पे वहाँ पे कि 4-4 घंटा 5-5 घंटा लाइन पर लग के खड़ा लग के किया जाता है, यहाँ पे आधा घंटा पौना घंटा में हर आदमी को इंजेक्शन देके वैलिड करके रजिस्ट्रेशन OTP के साथ में उनको दे दिया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देने का काम करता हूँ। जदयू नेता सोहेल सिद्दीकी के ऊपर शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में जमीन कब्जाने को लेकर दर्ज किए गए मुकदमे के बाद रविवार को जदयू नेता ने पूरे मामले को लेकर खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि सिया वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता निशारुद्दीन छोटे के द्वारा उनसे घर बनाए जाने के एवज में रंगदारी की मांग की जा रही थी, जिसे नहीं देने पर उनके द्वारा परेशान करने की नियत से यह झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसे लेकर सोमवार को वह भी केस करेंगे। हमारे अधिवक्ता के द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुआ है कि हमारे ऊपर एक झूठा नालसी CGM कोर्ट में किया गया है। हमारे भाई मोहम्मद मिंकू, जो एक कारोबारी हैं, और उन्होंने एक ज़मीन बड़ी करबला स्थित मोहम्मद साबिर से परचेज किया है 4 धुर ज़मीन। और उस ज़मीन पर जब हमारे भाई काम कराने गए थे तो मोहम्मद निसारुद्दीन छोटे, मोहम्मद सिकंदर खान, मोहम्मद मुन्ना, फिरोजुद्दीन फैज, उनका लड़का मोती, इन लोगों के द्वारा हमारे भाई से रंगदारी के रूप 10 लाख रुपया प्रोटेक्शन मनी का मांग किया गया था, जिसकी सूचना हमारे भाई मोहम्मद मिंकू ने वरीय पुलिस अधीक्षक नगर, SDM ईस्ट थाना अध्यक्ष नगर को हम लोगों ने लिखित सूचित दिया कि भाई ऐसी बात है, इन लोगों के द्वारा हमारे भाई ने केवाला से ज़मीन हासिल किया है और इन लोगों के द्वारा 10 लाख का प्रोटेक्शन मनी रंगदारी की डिमांड की जा रही है। इन लोगों ने नाजायज़ तरीके से हमारे ज़मीन पर गलत दस्तावेज के सहारे एक फर्जी किरायानामा बना दिया है, फर्जी खाता खेसरा मेंशन करके, और जबरन ये लोग दादागिरी कर रहे हैं, दमनगई कर रहे हैं। हमारे भाई पर, हमारे परिवार को तंग वो तबाह कर रहे हैं, झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। इन लोगों के द्वारा जो हुई आरोप हम लोग को लगाया गया है बिल्कुल ही बेबुनियाद है। सच्चाई ये है, वास्तविकता ये है कि माननीय अनुमंडल न्यायालय दंडाधिकारी पूर्वी मुजफ्फरपुर के यहाँ से एक 144 की कार्रवाई हुई। उस कार्रवाई में अर्जुमन बानो वर्सेज हमारे भाई मोहम्मद मिंकू दोनों पार्टी थे, प्रथम पक्ष हमारे भाई थे। उस पर कोर्ट में सुनवाई चली। सुनवाई के दौरान एक निर्णय हुआ कि अर्जुमन बानो जो हमारे सेकेंड पार्टी हैं, उन लोगों को उस ज़मीन पर नहीं जाना है, कोर्ट के द्वारा बंदिश किया गया। और हम लोग SDO साहब को हम बताएं कि
कि हजूर हमारे भाई काम कराने ज़मीन पर गए थे, ये लोग काम करने से रोक रहा है, दादागिरी कर रहा है। हमको मजिस्ट्रेट ऑफ फोर्स का हमारे ज़मीन पर बहाल किया जाए, हमको काम करवाना अपने ज़मीन पर। तो एसडीओ पूर्वी सर ने मुझे 14 तारीख के डेट में एसडीओ साहब ने फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्रेशन किया गया और मैं जाके अपने ज़मीन पर काम कर रहा था। वो ज़मीन हमारा है, मैं अपने ज़मीन में क्यों नहीं काम कराऊंगा? और जिस तरह का आरोप लगाया रहा, बिल्कुल ये आरोप बेबुनियाद है। आगे क्या कार्रवाई कीजिएगा? आगे हमारी खतियानी ज़मीन है, हमारी खतियानी ज़मीन है, हमारे पास केवाला है। अभी का केवाला कितना टफ है, जो ज़मीन रोक और सेलिंग के अधीन होगा वो ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं हो सकता है। हमारा रजिस्ट्री हुआ है, रजिस्ट्रार हमारे रजिस्ट्री को एक्सेप्ट किए हैं, तब जाके हमारा रजिस्ट्री हुआ है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।